आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर मोहम्मद ऑफ गौर ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो चंदावर के युद्ध में हराया था। चंदावर का युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, गौरी साम्राज्य का सुल्तान था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने मोहम्मद गौरी की गौरिद सेना को हराया था। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अहिंदवाड़ा का युद्ध 1178 में गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी डैश में एक छोटा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो अफगानिस्तान का शहर था ये। महमूद गजनी एक तुर्की विजेता था जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1018 में उसने धार्मिक शहर मथुरा को लूटा और कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया। 1019 और 29 में उसने गंगा घाटी पर 2 बार आक्रमण किया। 1025 में उसने सोमनाथ काठियावाड़ के तट पर स्थित एक शहर है पर आक्रमण किया। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 में तैमूर ने तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का शासक नियुक्त किया। बाद में खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश 1414 से 1451 तक जो कि रहा की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और ये जो 998 से 1030 ईस्वी तक रहा और 1000 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अल बरूनी की पुस्तकें किताबुल हिंद और तहकीके हिंद है। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1227 में हुई थी। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु। चंगेज खान, इसका मूल नाम तेमुजीन था, एक मंगोल योद्धा शासक था जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था, जिसने जनजातियों को एकीकृत मंगोलिया में संगठित किया और फिर एशिया से होते हुए एड्रियाटिक सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पश्चिमी जिया वेस्टर्न जिया के खिलाफ उसका अंतिम अभियान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो ये पृथ्वीराज थर्ड थे। इनका शासनकाल 1168 से 1192 ईस्वी तक था और इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया। विक्रयराज द्वितीय 971 से 998 ईस्वी तक रहे, ये चहमान वंश के थे। पृथ्वीराज प्रथम 1090 से 1120 तक रहे, ये भी चहमान वंश के थे। वासुदेव 73 ईस्वी से 28 ईस्वी पूर्व तक रहे, ये काड़ा वंश के संस्थापक थे। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक था। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो मामलुक वंश था, जिसको गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। इसे गुलाम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली के पहले सुल्तान थे, इन्होंने की थी। इस राजवंश ने 1206 से 90 तक दिल्ली पर शासन किया। खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश, जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश, जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से जो इब्न बतूता था वो किस देश का था? तो ये इब्न बतूता मोरक्को का था।
इब्न बतूता ने 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था और उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। अन्य उल्लेखनीय विदेशी यात्री जैसे हेनसांग, ये चीन का था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अल-बरूनी जो कि फारस का था, ये महमूद गजनवी के साथ आया। फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांस का था, शाहजहाँ और औरंगजेब के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या था? ये 40 लोगों का एक समूह था। ये ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने सुल्ताना रजिया की हत्या की, बाद में सत्ता संभाली। तो 40 लोगों का समूह था जिन्होंने बाद में सत्ता संभाली और रजिया की हत्या की। दिल्ली सल्तनत में 40 का समूह शक्तिशाली तुर्की गुलामों की एक परिषद थी जिसे इल्तुतमिश के शासन के सहयोग के लिए गठित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के टाइम जो दिल्ली के सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई। राजधानी हम्पी थी। साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। वंश एवं उनके प्रथम और अंतिम शासक, संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम और अंतिम राजशेखर। सालू वंश का जो संस्थापक था वो तुलुवा नरसिंह नरसा नायक और अंतिम शासक सदाशिवराव। तुलु राजवंश का राम जो थे वो पहले शासक थे और अंतिम शासक वेंकट। अरायवीडु वंश की बात करें तो इसके पहले शासक तिरुमाला राय और अंतिम श्रीरंगा थर्ड। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो इक्तादारी प्रणाली का। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के तीसरे सुल्तान द्वारा शुरू की गई इक्तादारी प्रणाली प्रावधान। इस व्यवस्था के तहत साम्राज्य की भूमि को कई छोटे बड़े भूभागों में विभाजित किया जाता था। इन्हें इक्ता कहा जाता था और इन इक्तों को अपने सैनिकों, अधिकारियों और सरदारों को सौंप दिया जाता था। सल्तनत काल में प्रयुक्त प्रशासनिक शब्द दबीर सचिव, फौजदार, सेना के सेनापति, सिपहसार सेनापति, आमील, राजस्व अधिकारी, दीवान, कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था उलेमा शब्द का संबंध। विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। दिल्ली सल्तनत में अधिकारी राज्य स्तर पर आमिल, राजस्व अधिकारी होते थे बारिद, खुफिया अधिकारी होते थे ख्वाजा, लेखा अधिकारी थे कोतवाल, शहर कानून और व्यवस्था का प्रमुख मुहितसिब, नगर पालिका कानून व्यवस्था के प्रमुख मुफ्ती, कानून का प्रतिपादक। निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 में रजिया सुल्तान मामलुक वंश अपने पिता के बाद दिल्ली की सल्तनत पर आसीन हुई। इसने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए रणथंभौर के खिलाफ एक अभियान भेजा। मामलुक वंश 1206 से 90 ईस्वी तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी मामलुक वंश की। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धर्मांध मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था जिसे क्या बोलते थे? ज़कात बोलते थे। ज़कात कर को सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के आधार पर 4 प्रकार के कर लागू किए। वे थे खराज जो भूमि कर, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर और ज़कात। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासिरी की रचना किसने की थी? तबकात-ए-नासिरी की रचना मिन्हाज-ए-सिराज ने की थी। 1260 में फारसी में मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखी गई थी तबकात-ए-नासिरी। वह सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इतिहासकार थे। हसन निजामी फारसी भाषा कवि ने ताजुल मासीर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास लिखा था। सूफी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ तुगलकनामा, वाहत-उल-हयात, नूस-ए-पिहिर, आशिका, खमसा, बाक़िया-नाकिया, ज़ियाउद्दीन बरनी। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम राजनीतिक विचारक ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही और फ़तवा-ए-जहाँ भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जफ़र का दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफ़र खान था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। हिजाबुद्दीन जफ़र खान, अलमास बेग, उल्लुग खान, मलिक काफूर, ताज अल-दीन, इज अल-दावला, नुसरत खान, मलिक नुसरत,
जलेसरी। मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो ये नाम दिए थे अलग अलग लोगों को। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? तो अनंग पाल ने किया था पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन। 1092 में दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली संग्रहालय में विक्रम संवत 1383 का शिलालेख तोमरों द्वारा दिल्ली की स्थापना की पुष्टि करता है। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? तारीख मुबारक शाही। तो मुबारक है तारीख फिरोज शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख क्या था क्वेश्चन? तारीख मुबारक शाही किसने लिखे थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख फिरोज शाही लिखी। अमीर खुसरो की पुस्तक थी तुगलकनामा। नूह सिपीर खजैन उल फतू। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली का सल्तनत का शासक था। तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1391 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। गुलाम वंश की बात करेंगे। विद्रोह और उसके बाद तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंगाल के राज्यपाल के रूप में बुगरा खां को नियुक्त किया गया। तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद बुगरा खां को नियुक्त किया गया। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक सिंहासन पर बैठा, वह राजत्व के सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक भी था। बलबन ने सिजदा प्रणाम पैबोस राजा के पैर चूमना की प्रथा शुरू की। तुगरिल बेग ने दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और 1279 में खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? बलबन द्वारा दीवान ए अर्ज का गठन किया गया। सैन्य विभाग है तो दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभाग की बात करेंगे। दीवान ए रसालत ये की अपील विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए कजाए ममालिक न्याय विभाग था। दीवान ए इस्तियाक पेंशन विभाग था। दीवान ए मुस्करात बकाया विभाग था। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए विजारत मुख्य वजीर। दीवान ए वकूफ राजस्व विभाग। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति बनाई? तो बलबन ने बनाई। विस्तार के बजाय उसने बोला सुदृढ़ीकरण ज़्यादा अच्छा है। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से 87। दिल्ली के गुलाम वंश की बात करें तो जो दिल्ली का गुलाम वंश का नावा सुल्तान था वह इल्तुतमिश के 40 तुर्क गुलामों के प्रति समूह संबंधित था। वह राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। उसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी। 1236 से 40 तक इसका शासनकाल था। 1236 में बैठी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 40 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया। वह मलिक अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर से विवाहित थी। उनकी कब्र कैथल हरियाणा में है। उन्हें मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा किला मुबारक भटिंडा में कैद कर लिया गया था। उनके जीवन पर रजिया क्वीन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रफ़ीक जकारिया द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे टका चांदी का और तांबे का जीतल, जो कि 1210 से 36 तक शासन किया, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, जिसे दिल्ली सल्तनत का वार्षिक संस्थापक माना जाता है। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा में सिजदा और पैबोस प्रथा का अनुसरण किया? तो फारसी में। सिजदा का अर्थ है सजदा करना है, झुकना। पैबोस का अर्थ है राजा के पैर चूमना। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौ की नीति। रक्त और लौ की नीति का तात्पर्य शत्रुओं के प्रति निर्दयी होना, तलवार का प्रयोग, कठोरता और शक्ति तथा रक्तपात करना था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली मामलुक गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित थी? तो ये गुलाम वंश संबंधित थी। 1206 से 90 तक इन्होंने शासन किया। इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 10 तक शासन किया। इसकी राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश के शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध इमारतें कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा।
दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसके घोड़े से गिरने पर लगी चोटों कारण मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते टाइम इसकी डेथ हो गई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है ऐबक को। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इन्होंने गुलाम वंश मामलुक वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक गुलाम वंश का शासन था 1206 से 90 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 10 से 36 तक शासन किया। रजिया सुल्तान ने 1236 से 40 तक। बलबन ने 66 से 87 तक। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1235 में बनाया गया था इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 36 तक था। इन्हें चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल चलाया और कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया। इन्होंने दिल्ली कोयना के बाहर एक बड़ा जलाशय हौज सुल्तानी भी बनवाया। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज मनाने की प्रथा शुरू की थी। नौरोज ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो बलबन ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के रूप में कार्य किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 66 ईस्वी तक शासन में रहा। गुलाम वंश को मामलुक वंश का 8वां शासक था ये नासिरुद्दीन महमूद। मिन्हाज ए सिराज उसका दरबारी इतिहासकार था। बलबन 1266 से 87 ईस्वी तक था। इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया? तुगरिल बेग ने कर दिया था। बलबन मामलुक वंश या गुलाम वंश का शासक था। गियासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। बुगरा खान इसका लड़का था, इसको बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया इसने। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जिसे नासिरुद्दीन के नाम से जाना जाता है, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन था। किसने बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 10 ईस्वी तक गुलाम वंश मामलुक वंश का पहला शासक था। इसने पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना की और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु पाकिस्तान के लाहौर में घुड़सवारी के दौरान गिरने से हो गई थी। कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला इस्लामी संरचकों और उद्देश्यों के लिए निर्मित भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तुकला है। प्रसिद्ध उदाहरण मांडू मध्य प्रदेश में, ताजमहल आगरा में, गोल गुंबद कर्नाटक में, जामा मस्जिद दिल्ली आदि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। इनका मूल नाम गियासुद्दीन बलबन था। शुरू में एक गुलाम थे जो दिल्ली के सुल्तान बने। 1266 से 87 तक शासन किया। उन्हें राजत्व के अपने सिद्धांत और मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन के लिए जाना जाता था। कुबुतुल इस्लाम मस्जिद है तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? तो 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान कुबुतुल इस्लाम मस्जिद की निर्मित हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब इस्लाम मस्जिद 1192 से 98 ईस्वी तक। कुतुब परिसर के अन्य स्मारक अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 में। इमाम जामिन का मकबरा 1537 में। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? 73 मीटर है। फीट में 239.5 फीट। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। इसकी शुरुआत 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1220 में उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1199 में किया गया ऐबक के द्वारा और 1220 में इल्तुतमिश ने पूरा कर दिया। इसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण मीनार 4 मीनार हैदराबाद में 1591 में इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया, जिसकी ऊंचाई 48.7 मीटर है, 160 फीट। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? तो इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तानत के पहले वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश को, जिसने 1210 ईस्वी में आराम बख्श को मारने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया, उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी गियासुद्दीन बलबन ने। जिल्ले इलाही भगवान की छाया गियासुद्दीन बलबन ने इसकी उपाधि धारण की। चहलगानी 40 रसोइयों की एक परिषद को समाप्त कर दिया। सीधा साष्टांग प्रणाम पैर चूमना के रूप में फारसी रीति रिवाजों को लागू किया। दीवान आरिज रक्षा विभाग की स्थापना की। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? तो भटिंडा
का किला था, वहाँ कैद किया गया था। बठिंडा में किला मुबारक राजा दब द्वारा बनवाया गया। जयपुर में जयगढ़ किला 1726 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। गोलकुंडा में गोलकुंडा किला कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। खिलजी वंश की बात करें, दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के विभिन्न वस्तुओं एवं 3 अलग बाजार स्थापित किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। ये बाजार अनाज बाजार, मंडी, कपड़ा बाजार, सराय दल और घोड़ों, दासों, मवेशियों आदि के बाजार थे। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक सेनाएं मंडी नियुक्त किया, जिसकी सहायता एक खुफिया अधिकारी द्वारा की जाती थी। 1307 से 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में हुआ? तो देवगिरी में हुआ, आधुनिक दौलताबाद, महाराष्ट्र में। इस अभियान ने दिल्ली सल्तनत के दक्षिणी भारत में विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, मदुरै 1311, द्वार समुद्र 1310 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। प्रशासनिक सुधार, घोड़े दागने, चिन्ह की दाग प्रथा और सैनिकों का रिकॉर्ड रखने की हुलिया प्रथा, पदवियों की एक प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बारिद, खुफिया अधिकारी और मुनहियान गुप्तचर जैसे अधिकारियों को नियुक्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को महत्वपूर्ण बाजार सुधारों को लागू करने और सख्त मूल्य नियंत्रण और बाजार विनिमय स्थापित करने के लिए जाना जाता है।